हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर एससीईआरटी बुक है। और इस बुक में जितने भी पाठ दिया गया है, पाठ 1 से चैप्टर 1 से लेकर 18 तक जितने भी चैप्टर दिया हुआ है, उस सभी चैप्टर पर हम एक एक करके और जितने भी प्रश्न है वो सही प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है जल और जंगल। पहला चैप्टर यहाँ पर है आपके सामने, जल और जंगल। तो आइए इस पाठ में जो भी प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। और यह बुक जो है ना, एससीईआरटी बिहार बोर्ड का ये किताब है, ठीक है, एससीईआरटी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जल और जंगल। आइए इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है वो सभी प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सत्य और सत्य को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। देखिए, वर्षा जल का चरम स्रोत है, यह सत्य बात है, ठीक है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, नदियों का जल खेतों में एकमात्र सिंचाई का साधन नहीं है, क्योंकि खेतों में सिंचाई के लिए हम नलकूपों का भी उपयोग करते हैं और कुओं का भी उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा हम नदियों के जल के अलावा हम कुओं और नलकूपों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यह असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। ग है यहाँ पर दिया हुआ, ग, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। नहीं, जल की कमी की समस्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को लोग जो है से करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य बात हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये असत्य है, क्योंकि जल की समस्या जो है यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग भी दोनों जगह के लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दिया भी हुआ है, सत्य असत्य सत्य असत्य। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश प्रथा तथा डैश प्रथा का उपयोग करते हैं। देखिए, भौम जल प्राप्त करने के लिए हम नलकूपों और कुआं का उपयोग करते हैं, ठीक है। नलकूपों और कुआं का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है नलकूप और कुआं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नलकूप और कुआं। अब चलते हैं अगला, एक यहाँ पर ख है, जल की 3 अवस्थाएं हैं। देखिए, जल का 3 अवस्थाएं क्या क्या है, ठोस है, पहला ठोस होता है, ठीक है, पहला क्या है, ठोस है, दूसरा द्रव है, ठीक है, और तीसरा क्या है, गैस है, ठीक है। ये क्या है, गैस है, ठीक है। ये क्या है, जल की अवस्थाएं है, ठीक है। तो जल की कितनी अवस्था है, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं गौ नंबर क्वेश्चन की। गौ नंबर क्वेश्चन है कि भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है कि भूमि का जल धारण करने वाली परत को हम कहते हैं भौम जल स्तर। क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भौम जल स्तर, इसमें भराएगा, ठीक है, भौम जल स्तर। आप यहाँ पर भरेंगे जो भौम जल स्तर, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सभी प्रश्न को हम पढ़ लिए, क्योंकि ये बुक है और बुक ही हम लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर जंतुओं में पोषण, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, जंतुओं में पोषण। चलिए आइए इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न दिया हुआ है सही प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है खाली स्थान को भरने वाला, ठीक है। देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, खाली स्थानों को भरिए। क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। क्या होता है, यकृत ग्रंथि होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बी देखते हैं, ये तो ए था। और बी देखते हैं, बी में है कि मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन जो है ना, मुख्य गुहा से शुरू होकर इसका पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य गुहा से
मुख्य गुहा से शुरू होकर के मल द्वार में ये क्या हो जाता है, मल द्वार में यह पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य गुहिका मल द्वार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर दिया हुआ है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सेसलेस्मा का स्राव होता है जो भोजन की क्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सेसलेस्मा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब प्रश्न डी है यहाँ पर, डी मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश और डैश है। तो यहाँ पर इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण जो है यह मुख्य गुहिका है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। ये सभी क्या है, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ई है कि अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। देखिए, ठीक है, तो अमीबा जो है अपना भोजन को जो है रसधानी के माध्यम की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, रसधानी के माध्यम से। ठीक है, रसधानी के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत है। तो कुतरने में सहायता करने वाला दांत ये है रदर्नक। क्या होता है, रदर्नक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर कि लार मंड स्टार्च को बदलता है। तो लार मंड स्टार्च जो है ना यह ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रश्न सी है यहाँ पर, प्रश्न सी है कि पीत रस का स्राव कहाँ होता है। तो पीत रस का स्राव जो है ना यह यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। अब क्वेश्चन डी है यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन डी है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जो है ना यह छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ई है कि जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो जल का अवशोषण जो है ना यह मुख्यतः जो होता है यह बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, यह सत्य और असत्य को चिन्हित करना है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाँ, सत्य बात है। हमारे अमाशय में जो है यह अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पीत रस में प्रोटीन का पाचन होता है। नहीं, ये असत्य है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है। हाँ, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होती है। नहीं, ये भी नहीं होगा। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ये असत्य है। क्या है, असत्य बात है। क्या हो जाएगा, ये भी जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, ये सत्य बात है। ये क्या है, सत्य है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ, सत्य वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, मिलाने वाला है कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। चलिए मिलाते हैं। पहला है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इस शर्करा में पाया जाता है। शर्करा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होता है ना यह किसमें पाया जाता है, वसा एवं ग्लिसरॉल में। ठीक है, वसा जो है यह क्या होगा, लार ग्रंथि होगा। पितरस जो है ना पित्ताशय पाया जाता है। और लार जो है यह लार जो है ना यह लार ग्रंथि पाया जाता है। वसा जो है यह वसा एवं अम्ल क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल होता है। पितरस जो होता है ना पित्ताशय में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 का जो है ना 5 हो जाएगा। प्रोटीन बी का जो है ना यहाँ बी का हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल हो जाएगा। वसा जो है यह वसा एवं ग्लिसरॉल हो जाएगा। पितरस जो है ना यह पित्ताशय हो जाएगा। लार जो है लार ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलान करना था।
चलिए क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया हुआ है आपका सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलम 1 के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। भोजन का चबाना, जीवाणु नष्ट होना, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, मल का निकास, ये सब क्या है? इसका नीचे आंसर दिया हुआ है। भोजन का चबाना ये क्या होगा? मुख्य गुहिका। क्या होगा? मुख्य गुहिका होगा। ठीक है। जीवाणु नष्ट होना यह क्या है? अमाशय। क्या होगा? अमाशय होगा। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, बरियात। मल का निकास मल द्वार से होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मिलान करने वाला था। अब चलते हैं यहाँ पर, एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ का क्या नाम है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ का नाम इनामेल है। क्या है? इनामेल है। ठीक है, इनामेल। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना क्या कहलाता है? देखिए, तो पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं जो है यह दीर्घराम या रसागुल कहलाता है। दीर्घराम या रसागुल कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान है। तो घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान यह जो है ना, यह रूमेन होता है। कहाँ पर होता है? रूमेन में। चौथा क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान क्या है? तो अमीबा में भोजन पाचन का स्थान जो है ना, एक खाद्यधानी है। क्या है? खाद्यधानी है। और 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि भोजन के अवयवों से उपयोग पदार्थों में संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो यह जटिल पदार्थों का बनना। क्या है? जटिल पदार्थों का बनना। तो इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ था सभी प्रश्न को हम पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 3 की ओर चलते हैं। चैप्टर 3 क्या है? ऊष्मा है। क्या है? चैप्टर का नाम ऊष्मा। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो दिया हुआ है बस 19 प्रश्न को मुझे पढ़ना है। ठीक है। कहता है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं किस दिन में? किस दिन में कौन सा मौसम में गहरे रंग के कपड़े पसंद किया जाता है? बताइए। तो दिन में। ठीक है, दिन में। समुद्र समीर बहने का समय है। तो समुद्र समीर बहने का समय सर्दी में होता है। ठीक है। हल्के रंग के कपड़े का पहनने का समय क्या है? मिलान करने वाला है। एक का आ होगा। ठीक है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं लोग सर्दी के दिनों में। ठीक है। सर्दी के ठंडों के दिन में जो होता है ना, गहरे रंग के कपड़े के लोग पसंद करते हैं। समुद्र समीर बहने का समय है। तो यहाँ पर दू का ई होगा। दू का क्या होगा? ई होगा। रात में। समुद्र समीर बहने का समय क्या है? रात में। तीसरा क्वेश्चन है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है। तो हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय जो है यह गर्मियों के दिनों में होता है। ठीक है। गर्मियों के दिनों में हल्के रंग कपड़ा पहना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा है कि थल समीर चलने का समय कब है? तो थल समीर चलने का समय जो है यह दिन में। ठीक है। क्या होता है? दिन में होता है। तो इस तरह से जो दिया हुआ क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन अभी पढ़ें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न 6 है, सही उत्तर का चिन्ह लगाए। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सी है तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सी हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? देखिए, पूरे जल का तापमान जो है ना 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ठीक है। कितना होगा? 10 डिग्री सी से 40 डिग्री सी के बीच में होगा। बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाता है तो कुचालक होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होता है? क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इस पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है गति एवं समय। ठीक है। चलिए इस पार्ट में जो प्रश्न दिया हुआ है पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? तो सरल रेखीय गति का उदाहरण जो है यह है आपका, यह ऑप्शन दिया हुआ है, झूले में बच्चों की गति, विद्युतीय पंखे की गति, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो ये जो है
इसमें सरल रेखीय गति का उदाहरण जो है यह हो जाएगा सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की जो गति होता है ये क्या होता है, रेखीय सरल रेखा पर गति होती है। ठीक है, सरल रेखीय गति है। ठीक, प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है यहाँ पर आपके सामने। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा आवर्तन गति का उदाहरण है। तो इसमें जो है ना सीधी सड़क पर चलती मोटरसाइकिल की गति, सरल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये जो है यह कौन सा गति का उदाहरण है, तो वर्तलीय गति का उदाहरण। क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करने का मतलब है कि पृथ्वी जो है ना सूर्य की चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यह किस गति का उदाहरण है, तो यह जो है वर्तल गति का उदाहरण। ठीक है, किस गति का उदाहरण है, वर्तल गति का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का मात्रक जो होता है यह होता है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यहाँ पर ख है मीटर प्रति। चाल का मूल मात्रक क्या है, तो चाल का मूल मात्रक जो है यह मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर प्रति सेकेंड है। चाल का ये समात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें दिया हुआ जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि प्रश्न 4 है कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बनाने की चीज़ है, बना लीजिएगा आप लोग। चलते हैं प्रश्न 5वां पर। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, समय बटा दूरी। नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, लेकिन ये दिया हुआ इसमें कोई मेल नहीं खा रहा है। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है, समय बटा दूरी दिया हुआ है, 1 बटा दूरी गुने समय दिया हुआ है। तो ये सब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब बनाने का चीज़ है। ठीक है, तो इस पाठ में जो भी दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उस सभी प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है पाठ 5, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, पाठ का नाम है। चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है निम्न कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है। तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन। क्या भराएगा, ऑक्सीजन भराएगा। ऑक्सीजन जो है ना वो किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन ख की ओर। ख में है कि डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो होता है ना नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये आप याद रखेंगे, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घ है यहाँ पर कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूनों के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण यह क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 2 कहता है यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन से वर्गीकृत कीजिए। देखिए, चौक को चूर्ण में बदलना। तो चौक को चूर्ण में बदलना यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि चूर्ण से फिर हम चौक को प्राप्त कर सकते हैं। चौक घिसने से जो चूर्ण प्राप्त होता है फिर उस चूर्ण से हम चौक बना सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। मोम का पिघलना। तो मोम पिघलने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उससे फिर हम मोम को बना सकते हैं। तो यही भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, भोजन का पचना। तो भोजन का पचना ये जो क्या है, भोजन का पचना जो है रासायनिक परिवर्तन। सबका इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो भोजन का पचना है जो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
अब यहाँ पर भोजन का अपचय क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्र फाइल बनाना, तो ये कौन सा प्रक्रिया है? ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर टीन से फिर दूसरे चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। 6 है कि जल में शक्कर का घुलना, तो जल में शक्कर का घुलना यह कौन सा परिवर्तन है? यह भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जब जल को हम बाष्पीकरण करेंगे तो फिर हमें चीनी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, कोयले का जलना क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ था सभी क्वेश्चन पढ़ लिए। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके। ऊपर का जो क्वेश्चन था यहाँ पर सबका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये सत असत वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सत असत वाला क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो उसे करके लिखिए। क्या है? लकड़ी के लट्टे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? ये असत्य बात है। क्या होगा? असत्य होगा। तो ये सब हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब चलते हैं अगला पार्ट की ओर। अगला पार्ट है पार्ट 6, पौधों में पोषण, ठीक है। आइए इस पार्ट में जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न को पढ़ते हैं। पौधों में पोषण है, पार्ट 6 है। पाठ का नाम है पौधों में पोषण। चलिए पढ़ते हैं। हरे पौधों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है। तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वपोषी। हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है, ठीक है। तो जो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब यहाँ पर है स्वपोषी का उदाहरण देखना है, ठीक है। स्वपोषी सॉरी यहाँ बी नंबर क्वेश्चन देखना है। अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल जो है ना यह किसका उदाहरण है? यह स्वपोषी का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? स्वपोषी का उदाहरण है। अमरबेल क्वेश्चन नंबर बी था ना, सॉरी। अमरबेल जो है यह यहाँ पर क्वेश्चन बी देखना है। क्वेश्चन अमरबेल जो है यह नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अमरबेल जो है यह परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। सी नंबर देखते हैं। यहाँ पर पौधों का रसोई घर है। तो पौधों का रसोई घर पत्ती है। क्या है? पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटभक्षी पौधा है। तो घटपर्णी जो है यह कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। और यहाँ पर चलते हैं। सत असत वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ लिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ था पढ़। चलिए मिलान करने वाला थोड़ा मिलान कर लेते हैं इसको। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है यह जीवाणु होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? जीवाणु होता है, ठीक है। जैसे दलहन पौधे जो होता है ना उसके जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन नामक जीवाणु पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या है? जीवाणु हो गया। और रंध्र जो है ना यह पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है रंध्र जो है ये 2 का हो जाएगा यहाँ पर डी। 2 का क्या हो जाएगा? डी। पत्ती में होता है। क्लोरोफिल जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्लोरोफिल। मशरूम, तो यह मित्रजीवी का उदाहरण है। जंतु, तो जंतु क्या होता है? विषमपोषी होता है। क्या होता है? विषमपोषी। तो इस पाठ में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को हम पढ़े। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों के लिए एक शब्द बताए। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं।
दूसरा है कि जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे एवं जीवों पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तीसरा है कि वैसा संबंध जिसमें दो जीव अपना आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? यह कहता है सहजीवी संबंध। क्या कहता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पाठ की ओर। नेक्स्ट पाठ है हवा, आंधी, तूफान। पाठ का नाम है हवा, आंधी और तूफान। चलिए इस पाठ में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। तो पवन दिशा सूचक का उपयोग जो है यह किसके लिए किया जाता है? तो एक का आंसर ए हो जाएगा। पवन की दिशा को जानने के लिए, पवन की दिशा को जानने के लिए पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने पर, तो आंधी आने पर क्या होता है? बाहर घूमना चाहिए? नहीं। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए? नहीं। छत पर चढ़ना चाहिए? नहीं। किसी घर के अंदर छुप जाना चाहिए? नहीं। पवन वेग मापी, तो आंधी आने पर मुझे क्या करना चाहिए? आंधी आने पर क्या करना चाहिए? किसी घर के अंदर छुप जाना चाहिए। प्रश्न 3 है पवन वेग मापी मापता है। तो पवन वेग मापी जो है यह वायु का दाब मापता है। क्या मापता है? वायु का दाब। नहीं, पवन वेग मापी जो है ना वायु का दाब नहीं, पवन वेग मापी जो है वायु का वेग मापता है, ठीक है। वायु का वेग मापता है। चलते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को हम बना लिए, ठीक है। इसमें कोई और क्वेश्चन कुछ खास नहीं दिया हुआ है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को हम बना लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, चैप्टर 8 है जलवायु और अनुकूलन। आइए इस पाठ की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। जलवायु और अनुकूलन, इस कथन को पढ़िए और सही का उत्तर दीजिए। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? तो पहाड़ जो है ना मौसम का घटक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा जंतु पाया जाता है? पैंगुइन। कौन सा जंतु पाया जाता है? पैंगुइन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैंगुइन। तीसरा है, देख सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है ध्रुवीय भालू। क्या होगा? ध्रुवीय भालू। चौथा है क्वेश्चन कि वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं। तो वैसा जंतु जिनके शरीर पर 2 मोटी परतें होती है यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र में? ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भरने वाला है। यहाँ पर एक स्थानों को भरिए। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो है यह ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतुएं कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है। तो वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के जलवायु में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन है? जलवायु। तो भरा जाएगा जलवायु। यहाँ पर इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तीसरा है कि तापमान, आर्द्रता आदि डैश के घटक है। तो तापमान, आर्द्रता आदि जो है यह मौसम का घटक है। क्या है? मौसम का घटक। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि यह बुक है तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 है गंदे जल का निपटान, ठीक है। गंदे जल का निपटान। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ है सभी प्रश्न को। अपशिष्ट जल है। तो अपशिष्ट जल जो है ना दूषित जल होता है। अपशिष्ट जल कैसा जल होता है? दूषित जल होता है। प्रश्न 2 है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ प्रश्न 2 था, चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 है यहाँ कि दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। तो दूषित जल से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पेचिस होता है, पुलिया होता है, खुजली होता है दूषित जल के ग्रहण करने से। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। पीलिया रोग का कारण क्या है?
देखिए पीलिया रोग का कारण जो है ना, यह दूषित जल का व्यवहार करने से पीलिया नामक रोग होता है। दूषित जल का व्यवहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 5 कहता है यहाँ पर कि चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, दूषित होता है। चापाकल या कुएं के आसपास जल जमाव से क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है। तो इस आंसर हो जाएगा दूषित। प्रश्न बी के तरफ यहाँ पर बी है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। हैजा एक डैश जनित बीमारी है। यहाँ इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। हैजा जो है यह जल जनित बीमारी है। जल जनित क्या है, जल जनित बीमारी है हैजा। बायोगैस का प्रयोग, यहाँ पर प्रश्न 2 है, बायोगैस का देख सकते हैं कि बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोत में किया जाता है। तो बायोगैस का उपयोग जो है ना, यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत के। खाना बनाने में हम लोग करते हैं, लाइट जलाने में भी बायोगैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तीसरा है कि वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाले डैश जल होता है, तो अपशिष्ट जल होता है। यानी वाहित मल घर से जो गंदे जल निकलता है, पानी निकलता है, स्कूल से, होटल से, अस्पताल से उपयोग होने के बाद जो जल निकलता है उसको कहते हैं अपशिष्ट जल, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है अपशिष्ट जल, ठीक। प्रश्न 4 है आपके सामने। प्रश्न 4 है कि बाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु कार्बनिक डैश अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो बाहित मल में जो है ना, यह पाया जाता है आपको अकार्बनिक। क्या पाया जाता है, अकार्बनिक पाया जाता है। कौन सा अशुद्धि पाया जाता है, अकार्बनिक अशुद्धि पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डैश बीमारी है। तो 5 साल के सबसे कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है ना, यह जल जनित है। जल जनित है, यानी दूषित जल के पीने से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का कारण जो है दूषित जल। यहाँ पर है दिया हुआ सत्य असत, सही और गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो भी ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 10, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है कि विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों का उपयोग बताइए। तो विद्युत धारा के 2 प्रभावों का उपयोग जो है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की तरफ कार्य करता है। देखिए जब किसी तार में धारा प्रवाहित होता है तो वह किस तरह कार्य करता है, चुंबक की तरफ कार्य करता है। जब किसी बल्ब या CFL में बिजली का उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। यानी बल्ब में जब धारा प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिक दिया जाता है, तो उस बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उस ऊष्मा के कारण हुआ गर्म, और उसके साथ साथ क्या जाता है, प्रकाश भी उत्पन्न करती है। तो यह विद्युत धारा के 2 प्रभाव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर दिया बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक होता है ऋण टर्मिनल, दूसरा होता है धन टर्मिनल। इसमें टर्मिनल का संयोजन नहीं हो पाता है। बैटरी कई सेलों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। ये नीचे देख सकते हैं पिक्चर में, एक सेल को ऋण टर्मिनल को दूसरे को धन टर्मिनल से, दूसरे को ऋण टर्मिनल से, तीसरे को धन टर्मिनल से जोड़कर बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है। सेल से विद्युत धारा प्रवाह कर और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाह कर अधिक होता है। यहाँ पर कहता है कि सेल से विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना कम होता है और बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वस्तुनिष्ठ टाइप, इसको हम पढ़ें। अब चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने वाला है, चलिए भरते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति डैश कहते हैं। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्तियों को हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ख है, ये तो क था, अभी ख है कि 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। ग है कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करता है। तो देखिए ये करता है ऋण टर्मिनल का निरूपित करता है, ठीक है, ऋण टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है
कि जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी डैश तप्त होकर लाल हो जाती है। तो जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट जो होता है, आप देखे होते विद्युत हीटर जो देखे होंगे ना, वो जो पतली एलिमेंट जो छड़ की तरह होता है ना, वो गर्म होकर के क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा एलिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि बल्ब का आविष्कार, बल्ब का डैश तप्त होकर प्रकाश देता है। तो बल्ब का जो तंतु होता है ना, तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, तो वो गर्म होकर क्या होता है, तप्त होकर क्या होता है, प्रकाश देता है। और ये पर सत्य असत करने वाला क्वेश्चन है, ये सब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किताब है। तो किताब में जो प्रश्न दिया हुआ था वो सही प्रश्न को पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते प्रश्न। और यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 रेशों से वस्त्र तक। चैप्टर 11 रेशों से वस्त्र तक। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? तो जाड़ों के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होता है? तो ऊनी और रेशमी ये जंतु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन कहलाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन जो है ना, सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम पालन सेरीकल्चर। ठीक है, अब कहता बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए तथा चुनाव का कारण बताएं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग के लिए पढ़ना था, दिया हुआ था बुक में, वो पढ़ लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 12 है अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है भरने वाला है। चलिए भरते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो अम्ल जो होता है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, नीचे आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अम्ल का स्वाद डैश और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है ना स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? खट्टा और कड़वा, खट्टा और कड़वा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश और डैश बनते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है ना लवण और जल बनता है। क्या बोलता है? लवण और जल बनता है। नीचे इसका आंसर दिया हुआ देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि हल्दी पत्र पर खरिया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डैश हो जाता है। तो हल्दी पत्र पर खरिया पाउडर घोल डालने से इसका रंग जो है ना, रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, रंग परिवर्तन हो जाता है। और 5वां है कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट एक डैश है तो लवण है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट क्या है? तो लवण है। अब यहाँ मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए। फिनाफ्थिलीन क्या है? यह एक या सूचक है। क्या है? सूचक है। अंगूर। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। काली चूना। तो काली चूना जो है यह क्षार है। क्या है? काली चूना क्या है? क्षार है। ठीक है, लाल चींटी में। तो लाल चींटी में जो है ना फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। और वाटर कलर। तो वाटर कलर में जो है ना यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 का C। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा? C। स्क्रॉल करके देख सकते हैं। 2 का D, 3 का E, 4 का A, 5 का B हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अम्ल क्षार के बीच अंतर लिखना है। तो ये सब परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही देखना था, देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने, चैप्टर 13 है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी है। चलिए पढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है कौन सा मिट्टी में? तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, दूसरा है
कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है, तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है ना यह चिकनी मिट्टी है। चिकनी एवं दोमट, दोनों प्रकार की मिट्टी, चिकनी और एवं दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी, ठीक है। प्रश्न 3 है, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है, तो बलुई मिट्टी में पानी सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बलुई मिट्टी। प्रश्न 2 है, मिट्टी का निर्माण का कारण बताइए। ये सब हमको पढ़ना जरूरी नहीं है, ये सब किताबी क्वेश्चन दिया हुआ है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना, ये सब पढ़ना नहीं है। यदि अंतर स्पष्ट करना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है पौधों में संवहन। पौधों में संवहन, आइए इस पार्ट में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। पौधों में जल एवं खनिज का पदार्थ का अवशोषण डैश द्वारा होता है, तो पौधों में जो है ना जल एवं खनिज के पदार्थ का अवशोषण जो है मूल रोमा द्वारा होता है। क्या होता है? मूल रोमा द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है, तो जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जो है ना जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसमें होता है? जाइलम। जाइलम का काम है पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों को पहुंचाना, ठीक है। पौधे में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होते हैं, तो पौधे में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम होता है। भोजन के लिए फ्लोएम और जल के लिए जाइलम, ठीक है। वाष्प के रूप में पत्तियों में से जल का उत्सर्जित होना डैश कहलाता है, तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन होता है, ये कहलाता है वाष्पो उत्सर्जन। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो हम पढ़ लिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 करता हूँ। पाठ 15 की ओर चलते हैं। पाठ 15 है आपके सामने। पाठ का नाम जीवों में शोषण। चलिए पढ़ते हैं। जीवों में शोषण क्या है यह देखते हैं। का तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। चलिए क्या है पढ़ते हैं। अंतःस्रवण के समय पसलियाँ, तो अंतःश्वसन के समय पसलियाँ जो होता है वह ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। ख देखते हैं कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करता है, ठीक है, नीचे और अंदर की ओर गति करता है। मछली में शोषण के लिए अंग है, तो मछली में शोषण के लिए गलफारा है, ठीक है। क्या है? गलफारा है अंग। मछली जो है ना गलफारा से सांस लेती है। और यहाँ पर घ क्वेश्चन है कि शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है, तो शोषण के फलस्वरूप जो है ना इसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है। हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है, तो शोषण के फलस्वरूप जो है हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। यहाँ पर मिलान करने वाला है। चलिए रंध्र जो होता है यह पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे में। फेफड़ा जो होता है यह मनुष्य में पाया जाता है। गलफारा जो होता है मछली। और त्वचा जो है यह केचुआ जो है त्वचा से सांस लेती है। रंध्र पौधे में पाया जाता है, फेफड़ा मनुष्य में, गलफारा मछली में और त्वचा केचुआ, ठीक है। केचुआ त्वचा से सांस लेती है। रिक्त स्थानों को भरना है। आइए पढ़िए। अंतःश्वसन में डैश गैस उपयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में डैश विमुक्त होता है। तो अंतःश्वसन में जो होता है यह ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अंतःश्वसन में ऑक्सीजन होगा और उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डैश कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, दूधिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण डैश कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण जो है यह ऑक्सीशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीशोषण कहलाता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अनऑक्सीशोषण डैश की अनुपस्थिति में होता है। तो अनऑक्सीशोषण जो है यह
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और यहाँ पर दिया हुआ है श्वसन के कितने प्रकार होता है, तो श्वसन के 2 प्रकार मुख्यतः होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो इस पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप का दिया हुआ था वो पढ़ लिए हैं। ये सब बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब मुझे पढ़ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 16 की तरफ। चैप्टर 16 है प्रकाश। ठीक है, क्या है? प्रकाश। आइए पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए भरते हैं, भरिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको कहते हैं डैश प्रतिबिंब। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाए तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ख है कि उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने दर्पण तो दर्पण डैश होगा। यदि वस्तु सदैव जो है वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, इसका मतलब क्या है कि दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। ठीक है, यदि बिंब सदैव वस्तु के आकार से बड़ा बनता है तो दर्पण कैसा होगा? समतल। और घ नंबर क्वेश्चन है कि जिस दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं आभासी या काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग जो है टॉर्च, गाड़ी की हेडलाइट, डॉक्टरी आँख, कान, नाक, कान, गला के निरीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल का। अब यहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस में अंतर बताना है। ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अंतर वाला। जो मुझे दिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पढ़ लिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है पौधों में जनन। चैप्टर 17 है पौधों में जनन। आइए पढ़ते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन है कि पौधों का जनन अंग है। तो पौधों का जनन अंग जो है यह फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागन का वर्तिकान पर हस्तांतरण कहलाता है। तो परागन का परागकण का वर्तिकान पर हस्तांतरण जो है यह परागन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परागन। नेक्स्ट है कि परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। किस में? फल में। किस में बदल जाता है? फल में। नर एवं मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है? तो नर एवं मादा युग्मक का मिलन जो है यह निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है, भरिए। जनन पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? अलैंगिक। क्या कहलाता है? अलैंगिक। ख है जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होता है डैश फूल कहा जाता है। तो एक लिंगी फूल कहा जाता है। क्या? कौन सा फूल कहा जाता है? एक लिंगी। जैसे पपीता जो है ना एक लिंगी पौधा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है? केवल नर या मादा जनन अंग ही होता है। ठीक है, ग देखते हैं। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाक पर हस्तांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है, परागगण कहलाता है। क्वेश्चन घ देखते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो पढ़ लिए हैं। ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है क्योंकि यह किताब है, तो ये सब पढ़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था हम पढ़ लिए। अब चलते हैं अगला चैप्टर यहाँ पर लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 18 है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन।